सिनेमा हिंदुस्तान की आत्मा है और जब ज़्यादातर फिल्में आंखों के लिए बनाई जाती हैं, देखने के लिए बनाई जाती हैं, ऐसे समय में एक फिल्म रब दी आवाज़ दिल के लिए बनाई गई है, महसूस करने के लिए बनाई गई है। नेत्रहीन और मूकबधिर समाज के लिए उन्हीं के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई गई है और उसके निर्देशक ओजस्वी शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। कैसे आपको ये आइडिया आया पहली बार कि ये फिल्म बनाई जानी चाहिए? रब दी आवाज़ का आइडिया मुझे आया जब मैं मेरी पिछली फिल्म एडमिटेड के जब प्रमोशंस हो रहे थे और मैं रेडियो स्टेशंस में जाता था इंटरव्यूज़ देने के लिए। तब रात के स्लॉट्स में गया और रात को जब जाता था तो रेडियो स्टेशन एकदम खाली मिलता था। ऐसा ही फिल्मों में दिखाया मैंने, तो अनुभव से फिल्म निकली। पहले जीवनी लिखी एक रेडियो जॉकी कि जब वो अकेले रेडियो स्टेशन में घूमते हैं, एक मोनोटोनस लाइफ में चले जाते हैं, तो वो एक आरजे की मोनोटनी नहीं, एक्चुअली वो आज के युवा की मोनोटनी है कि रोज़ घर से काम पे जाना, सेम रूटीन में आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर कहीं ना कहीं जा कर के 5-10 साल बाद सोचना कि कहाँ पहुँचे हम ज़िंदगी में, मतलब भाग दौड़ में वो सीधा ही आप 5-10 वर्ष जीवन में आगे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी जीवन की ऊर्जा थोड़ी सी खत्म होने लग गई है। स्पार्क ऑफ योर लाइफ जो है वो थोड़ी सा कम होने लग गया है। मतलब जिंदगी आगे बढ़ी नहीं है पर अपनी एनर्जी ड्रेन हो गई है। मतलब आप रोज वही जाके वही काम कर रहे हैं और वही काम करके वापिस आ रहे हैं, कोई नई चुनौती आपके जीवन में नहीं आ रही है। तो उसके बाद सोचा कि इस जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो जीवन को देखने का नजरिया जिसको कहते हैं ना, क्योंकि रेडियो स्टेशन की कहानी है रब दी आवाज़, और आवाज़ का जो महत्वता है वो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति से ज़्यादा किसके लिए हो सकती है, क्योंकि जो देख नहीं सकते। तो एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो उनकी ज़िंदगी ही बदल देता है, रेडियो की ज़िंदगी बदल देता है, समाज में एक पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस कर देता है, उनका दृष्टिकोण जो है समाज का वो थोड़ा सा बदल देता है। तो ये आइडिया दो दुनियाओं को जोड़ने का ऐसे ही बना और फिर फिल्म बनी रब दी आवाज़। जी, पहले भी ऐसा हुआ है कि फिल्मों में नेत्रहीन लोग दिखाए गए हैं, लेकिन उनका जो किरदार प्ले किया जाता है वो नॉर्मल लोग करते, मतलब वो लोग करते हैं जो देख सकते हैं। आपने इस फिल्म में जो मेन कास्ट जो आपकी लीड है उसमें इस समुदाय के लोगों को इंक्लूड किया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्या ये आपने पहले से सोचा था या फिर ये फिल्म बनाते समय आपको लगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए? देखिए, ऑथेंटिसिटी जिसको कहते हैं वो फिल्मों में रखने का जो मेरी जो सोच बनी वो 2018 के बाद से मतलब निश्चित होनी शुरू हो गई कि जब भी मैं किसी समुदाय को रिप्रेजेंट करूं अपनी फिल्मों में तो ऑथेंटिक उसी समुदाय के लोगों को और या उसी में से एक रोल मॉडल को आगे लेके आने का काम करूं, ताकि जब उन रोल मॉडल्स को लोग असली ज़िंदगी में मिलें तो कुछ भी बनावटी फील ना हो। तो आपने लीड में ही कास्ट कर लिया उन्हें, क्या ये एक रिस्क भी था या क्या मुश्किल था उनके साथ शूट करना? मेरे लिए रिस्क नहीं था, क्योंकि जो अगर आप समझें कि इन्वेस्टमेंट थी वो सारी मेरी थी, तो रिस्क मैं नहीं इसको मानूंगा। मैं जो चाहता था उसको मैंने ऑप्ट किया और काम करने में मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरी होती है किरदार को तैयार करने की कहानी। देखिए, जो दृष्टिबाधित हैं उनका अपना जीवन का 30 वर्षों का संघर्ष हो चुका हुआ है, तो उनकी माइंडसेट प्रेपरेशन हो चुकी हुई है। उनको तो अब डायलॉग्स बोलने हैं, अगर आप उस चीज़ को समझें। They have to be themselves. तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि मुझे कैरेक्टर बनना है, वो कैरेक्टर हैं, उन्हें तो सिर्फ बात करनी है अब, या उन्हें तो सिर्फ एक्शंस करने हैं, जो उनका जो भी उनका एक्ट है उनको तो अब वो करना है जी। तो ऑथेंटिसिटी के साथ जब एक्ट कंबाइन हुआ तो लोगों को वो चीज़ बेहतर लगी, ऑर्गेनिक लगी, सच्ची लगी, और जो कि वो सच्ची है जी। जैसा आपने कहा और हमने देखा भी कि आपकी जो फिल्म है वो एक संगम है, एक अमेलगमेशन है दो दुनियाओं का। तो एक के बारे में तो आपने बताया कि आप रेडियो स्टेशंस जाया करते थे, तो आपको समझ आया कि आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, आपने जैसे कि ये स्पेशली एबल्ड लोगों वो दुनिया को इसमें जोड़ने का वो आइडिया कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जब आपको लगा कि नहीं मुझे ये भी जोड़ना चाहिए फिल्म में? देखिए, इस फिल्म के लिए जिन्होंने आरजे करण की भूमिका निभाई है वो अभिनव है, तो वो रेडियो की दुनिया से ही आए। तो कैरेक्टर प्रेप था हमारे पास, लेकिन उन्होंने अपना रोल नहीं किया, उन्होंने एक आरजे का रोल किया जो कि वो नहीं है, तो वो एक बड़ा एक डिफरेंट टेक रहा। अब अगर मैं
जैसे एग्जांपल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को बोलूं कि आप फिल्म कर रहे हैं लेकिन आप रोल जो है वो युवराज सिंह का कर रहे हैं, तो आप राइट हैंड की जगह लेफ्ट बैटिंग करेंगे, आपको टोटल कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन नुआंसेस की ट्रेनिंग आपकी है, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज की ट्रेनिंग है, ऐसी जिसको रेडियो की ट्रेनिंग थी उन्हीं को उसी के लिए बेस्ट कास्ट किया गया। और शिव भाई जिन्होंने शिव का ही रोल प्ले किया इस फिल्म में, जो कि दृष्टिबाधित हैं, जो कि इस फिल्म का एक हाफ उनके ऊपर डेडिकेटेड है, तो वो खुद ही लीगल एक्टिविज्म में हैं, वो खुद ही एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, और उनका जो पर्सनल ऑरा है वही ऑरा इस फिल्म में मैजिक क्रिएट करता है। तो क्या है कि ऑथेंटिसिटी इन रियल लाइफ ही ऑन स्क्रीन मैजिक क्रिएट कर पाई। राइट। फिल्म का नाम है रब दी आवाज जी। तो ये थोड़ा रिलीजियस नाम है, इसका कोई रीजन था या कैसे ये नाम? देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट, हाँ, तो वॉइस ऑफ गॉड ही है बेसिकली। अगर आपकी आवाज में कहते हैं ना कि सरस्वती है, तो वो सरस्वती भगवान है, देवी हैं। सिमिलरली रब दी आवाज, अगर किसी की आरजे की आवाज बहुत अच्छी निकले, कोई माइक पे बहुत कमाल कर जाए, तो वो कहता है ना यू आर द गॉड, आप भगवान हो यार इसके लिए, तो वो आप रब दी आवाज हो। तो बेसिकली ये एक कॉन्टेस्ट का नाम है जो इस फिल्म में चल रहा है, और वो कॉन्टेस्ट में क्या होता है, कैसे होता है, वो तो फिल्म आप जब दर्शक देखते हैं तो उनको पता लगता है जी। तो क्योंकि आपकी कास्ट में और जो आपकी टीम का पार्ट थे उसमें स्पेशली एबल्ड लोग थे, तो क्या आपने स्क्रिप्ट ब्रेल और उस तरह से की थी? कैसे उनको आपने ट्रेन किया? देखिए ऐसा है कि शिव भाई और जितने भी कैरेक्टर्स इस फिल्म में जो डिसेबल्ड हैं वो 100% डिसेबल्ड हैं जो इस फिल्म में उनको ऑथेंटिकली कास्ट किया है। दूसरा, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट थी और डायलॉग्स थे वो शिव भाई के लिए लिखे गए थे, क्योंकि वही रेडियो पे कंटेस्टेंट आते हैं, तो वो उनके लिए जितना भी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे गए वो ब्रेल लैंग्वेज में किए गए और पहले से लिखे गए। देखिए समावेशिता की जहाँ बात की जाए वहाँ पे हमें पूरे प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाना था। और जो भी व्यक्ति जो दृष्टिबाधित हैं, ब्लाइंड हैं, उनको कैमरा फेसिंग एक्सपोजर कम रहता है, क्योंकि कैमरा की मूवमेंट्स हैं, चीज़ों की मूवमेंट्स हैं, और मूवमेंट्स के हिसाब से आपकी प्रेप है, तो वो प्रेप के लिए रिहर्सल तो हुई है। मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बताया, और थोड़ा और डिटेल में मैं जानना चाहूंगी कि कैसे आपने सेट डिजाइन में कुछ चेंजेस किए, लाइट्स जो कैसे वो उससे अकस्टम हुए, बेसिकली जो पूरा एक सेट होता है। देखिए थोड़ा बैक स्टेज का बताइए, ये फंक्शनिंग कैसे? देखिए ट्रेनिंग तो सिनेमाटोग्राफर्स की थी और डायरेक्टर्स की थी, एडीज की थी और टेक्नीशियंस की थी, क्योंकि शिव भाई 100% ब्लाइंड है। तो अगर आप लाइट की उनके साथ करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उनकी सेंसिटिविटी तो नहीं है उस चीज़ को लेके, कैमरा की भी उनकी सेंसिटिविटी नहीं है। हाँ, तो उनकी जॉब पोजीशनिंग को सेट किया जाता था इन एवरी आफ्टर एवरी फ्रेम कि भाई दिस इज द लुक इनटू द कैमरा, दिस इज द लुक ऑफ द कैमरा, and more training was done with the cinematography team because they have to do the larger leg of the work कि कहीं पर उनका एक्सप्रेशन का एंगल चेंज हो रहा है तो कैमरा हैज टू मूव। एंड सेट पे वी हैड मल्टी कैमरा सेटअप सो दैट आपको, क्योंकि सेट लिमिटेड टाइम के लिए आप बना सकते हैं, आप एक्सटेंसिव शॉट्स नहीं ले सकते बिकॉज रीआइट्रेटिंग सेम डायलॉग्स एक चैलेंज रहता है, तो मल्टी कैम सेटअप पे फिल्म को शूट किया गया ताकि शिव भाई को स्पेशली, क्योंकि करण जो अभिनव को जिन्होंने आरजे करण का रोल प्ले किया, लाइक वो तो ऑलरेडी रेडी थे, उनको दिख रहा है, मतलब जैसे हमें कैमरास दिख रहे हैं, माइक दिख रहा है, हर चीज़ दिख रही है, तो शिव भाई के लिए हमने सारी मूवमेंट्स रखी, तो क्रू सारा डायनामिकली मूव करता रहा ताकि शिव भाई की मूवमेंट्स को हम बिल्कुल एक डायमेंशन में कैरी कर सकें। जी। तो आप जैसे कि आई वाज रीडिंग, ये फिल्म जो है इट वाज आल्सो रिलीज्ड इन थ्री टाइम्स एंड लाइक इन 3 वेज, अलग अलग ऑडियंस के लिए, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए ऐसा था कि रब दी आवाज, क्योंकि स्पेशली जब हमने हमारी शिव भाई के साथ बात चल रही थी और ये सारा हमारा ना शूटिंग से पहले ही ऑलमोस्ट प्लान सेट हो चुका हुआ था, कहते हैं कि ओजस्वी भाई जो मेरे जैसे हज़ारों ब्लाइंड होंगे इंडिया में, लाखों ही होंगे, कह रहे वो इस पिक्चर को ना ऑडियो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, लाइक देयर सीन्स नीड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस। एंड सिमिलरली क्योंकि ये फिल्म डिसेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करती है बहुत लार्ज वे में, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी
के साथ जो भी लोग हैं वो कोई भी वंचित ना रहे इस फिल्म को देखने के लिए या इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम इसको वॉचिंग द फिल्म से ज़्यादा एक्सपीरियंसिंग द फिल्म के बारे में बात करते हैं। तो हमने इस फिल्म को ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ भी बनाया ताकि जितने भी ब्लाइंड दर्शक हैं पूरे भारत में वो इस फिल्म को ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो लोग हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, मूक बधिर हैं, जो बिल्कुल आवाज़ सुन ही नहीं सकते, उनके लिए हमने भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज में इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। और इस फिल्म के 3 वर्जन्स बनाए गए। एक तो जनरल ऑडियंस के लिए जो आप मैं हम सब लोग देख सकते हैं, एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, साइन लैंग्वेज के साथ। तीनों फिल्म के प्रिंट सेंसर पास करवाए और फिर इस फिल्म को एक्सेसिबिलिटी के लिए, क्योंकि थिएटर में साइन लैंग्वेज के साथ फिल्में बहुत कम लगती हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ फिल्में बहुत कम लगती हैं, तो हमने इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया। और जैसे ही रिलीज़ किया, शायद रिलीज़ होते ही एक पहले दिन में हज़ारों लोगों ने इस फिल्म को देखा, क्योंकि एक लार्जर फॉर्मेट है, छोटी फिल्म तो है नहीं, फीचर फिल्म है। तो सब ने अपने अपने टाइम पे इस फिल्म को देखना शुरू किया और आज तक 500 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस फिल्म को। और आज भी इस फिल्म के इनवाइटेड शोज़ होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शोज़ होते हैं पूरे भारत में। 225 से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री शोज़ हमने किए हैं। हिमाचल में भी हम आए हैं, कांगड़ा में भी इस फिल्म के शोज़ होने शुरू हैं, ऊना में, शिमला में, हर जगह। और गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, आप स्टेट का नाम लीजिए, शायद वहाँ 2-2, 3-3 शोज़ तो हमारे इस फिल्म के हो ही चुके हैं। और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी के तौर पे लोग इस फिल्म को यूट्यूब पे भी साथ साथ देखते जा रहे हैं। इस फिल्म को रिसीव कैसे किया गया, जनरल ऑडियंस द्वारा, स्पेशल ऑडियंस द्वारा? और जैसा आपने बताया कि आपने इसको सेंसर पास कराया, तो वो एक अलग जर्नी रही होगी आपकी, ऑफ कोर्स जी। ये सब बातें हमारे साथ प्लीज आप शेयर करें। जनरल ऑडियंस तो जितनों ने अभी तक देखा है उनको लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस को पिक्चर पसंद आई है, लार्जर, ठीक है जी। और जो स्पेशल ऑडियंसेस हैं, जो हेयरिंग और विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई है, क्योंकि पहली बार उनको अपनी फेयर और ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन मिली पिक्चर में जी। जब किसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति आगे आता है और वो एक बड़े रोल में आगे आता है, तो उसके पीछे पूरी कम्युनिटी खड़ी होती है। तो उनको लगा कि पहली बार बगैर तोड़े मरोड़े, इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन के हमारे किसी किरदार को, हमारे में से किसी एक को आगे फुली पोटेंशियल के साथ इन्होंने फिल्मों में उतारा है। तो वो कम्युनिटी अलग लेवल पे साथ में जुड़ी। जहाँ समावेशिता की बात हुई, एक्सेसिबिलिटी की बात हुई, वहाँ पर ये फिल्म और आगे अपने पॉइंट्स लेकर के गई, क्योंकि ये फिल्म सबके लिए अवेलेबल हुई और निःशुल्क अवेलेबल हुई। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैरियर को भी ब्रेक किया गया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएबल प्राइसेस ऑफ टिकट्स में, भाई कहीं किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में फिल्म नहीं लग पाए किसी कारणवश, कोई ऐसा वंचित नहीं है जिसके पास यूट्यूब पर जाकर ये फिल्म देखने का मौका ना हो। आप जाइए, सर्च कीजिए और देखिए, कभी भी देखिए। आज छुट्टी है, आज बारिश है, आज ठंड है, आज गर्मी है, आप घर बैठ के देखिए, रात देखिए, दिन देखिए। तो एक्सेप्टेंस तो बहुत वाइड हुई, इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस रही लार्जर फॉर्मेट में कि 2024 में मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के अवार्ड्स हुए, तो गवर्नर ऑफ गुजरात द्वारा इस फिल्म को सम्मानित किया गया। उसके बाद मई 2025 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने इस फिल्म को सम्मानित किया। स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड इस फिल्म को मिला फीचर फिल्म कैटेगरी में। 2-3 फिल्में ही थी और पूरे भारत से शायद और भी विदेशों से भी फिल्में थी, रब दी आवाज़ उनमें थी। तो कितनी गर्व की बात थी हमारे लिए कि यूनाइटेड नेशंस ने इस फिल्म को रिकॉग्नाइज किया। और सबसे खास बात ये कि जब भी इस फिल्म को इस देश के शिक्षकों ने देखा जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये रियल इम्प्लीमेंटेशन हुई है सिनेमा के माध्यम से। तो इंक्लूसिव सिनेमा, एक्सेसिबल सिनेमा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब की एक मात्र कड़ी बनी फिल्म रब दी आवाज़। तो हमने जैसे बात की टेक्निकलिटीज़ की, इस फिल्म की एक्सेप्टेंस की, नुआंसेस, मैं जानना चाहूँगी इमोशंस के बारे में। ये फिल्म आई एम श्योर बहुत सारे इमोशंस कैप्चर करती है। तो क्या सेट पर या इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद आपके लिए पर्सनली कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा जहाँ पर आपको बहुत ओवरवेल्म्ड फील हुआ? वो कुछ भी हो सकता है कि कोई आया आपके पास थैंक्स बोल ले, या कुछ भी हो सकता है। आई थिंक हर जगह जहाँ स्क्रीनिंग्स हुई है, जब भी पेरेंट्स आए हैं, जब भी कुछ लोग आए हैं, बहुत सारे दिव्यांगजन लोगों के स्पाउसेस आए हैं, वाइफ्स, उनके हस्बैंड्स, या पेरेंट्स डिसेबल्ड हैं, बच्चे आए हैं, उनके बच्चे तो डिसेबल्ड नहीं हैं, है ना जी।
तो या कुछ लेटर इन लाइफ डिसेबल्ड हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, कुछ लोगों को लेटर लाइफ में लॉस ऑफ आईसाइट हो जाती है। बहुत लोगों का इमोशनल आउटब्रेक रहा है। मिलते हैं, अलग से मिलते हैं। कुछ जनरेशन ऐसी है जो इंटरनेट के ज़रिए नहीं जुड़ती, वो फ़ोन नंबर लेके बात करती है और ब्लेसिंग्स देते। पता नहीं लोग इस फिल्म को देख के बहुत लोगों ने ब्लेसिंग्स दी कि बहुत पेरेंट्स ने ये सोचा कि जब घर में कोई भी पर्सन डिसेबल्ड पैदा होता है तो उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। पर इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगा। उनको लगता है कि हर एक इंसान में कोई कुछ ना कुछ मेरिट है और उस मेरिट को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। एंड एवरीबडी इज डिसेबल्ड, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली कुछ ना कुछ कमी हम सब में है। हाँ, अगर हम कमियों से बाहर निकल के अपनी खूबियों पे काम करें तो हर कोई आदमी कामयाबी पा सकता है। तो बहुत अच्छी इंटीमेट डिस्कशंस रही सबके साथ, आज भी शिक्षकों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ। बहुत अच्छा लगता है मिलके। वो कहते हैं पिक्चर देखी पर ऐसी पिक्चर नहीं देखी, इतनी सिंपल और इतनी इफेक्टिव पिक्चर नहीं देखी। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मतलब आप लगा के चलिए कि एजुकेटर्स के लिए ये पिक्चर, एजुकेशन जो भी एजुकेशनल की जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं ना, उसमें अब इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। मतलब मुझे लगा कि मेरे लिए ओवरवेलमिंग सिचुएशन ये भी रही जब मुझे पता लगा कि 5 या 6 रिसर्च पेपर्स शुरू हो गए हैं जिनमें ये फिल्म का साइटेशन लिया गया है कि हमने इस फिल्म को देखा। और मुझे एक पल याद है कि रब दी आवाज़ का वर्ल्ड प्रीमियर था जब, तो सीटें हॉल में 250 थी लेकिन 1000 लोग आए थे देखने। अब समझ नहीं आया कि कैसे करें मैनेज, तो 3 शो चला करके हमने कैसे कैसे करके एडजस्ट करके लगभग 100-150 लोग सीढ़ियों पे बैठ के देखें। तो जो कहते हैं ना बराबरी का जो हिस्सा है, इस फिल्म में एक और ओवरवेलमिंग भी बात मिली जो हमें ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं, डिप्रेशन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ी फिल्म है। क्योंकि जो अभिनव ने कैरेक्टर निभाया है आरजे करण का, वो एक कैरेक्टर है कि डिस्पाइट बीइंग वेरी सक्सेसफुल, बीइंग वेरी पॉपुलर, इज अंडरगोइंग डिप्रेशन। और यूथ जो हमारे देश का है वो कहीं ना कहीं भीड़ में खो जाता है। आई थिंक मैक्सिमम स्टोरी है। और बहुत लोग एडमिट नहीं करते दैट दे हैव डिप्रेशन। एडमिट करना हमारी सोसाइटी का ये टैबू है। हाँ। कि कुछ खुश, वो कहते हैं ना इसको मानसिक बीमारी हो गई है। वो बीमारी नहीं है। अगर आप छोटी सी चीज है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे दो ना, तो वो वंडर्स क्रिएट कर सकती है। पर हम किसी को ध्यान नहीं देते, उससे बात नहीं करते, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। बस हम चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे के आगे हाथ बढ़ाएं और मदद करें। तो वो जो इम्पोर्टेंट पहलू है ना, क्योंकि जितने भी सामान्य दर्शक हैं वो अपने आप को करण से जोड़ेंगे, जो स्पेशल दर्शक हैं वो शिव से जोड़ेंगे। सामान्य दर्शक शिव के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन ये फिल्म में सिंपैथी की नहीं, एम्पैथी की बात हुई है। बिल्कुल, ये बात जरूरी थी करनी। और आई थिंक जो सामान्य पब्लिक की, हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं, तो आई थिंक थोड़ा और क्लोजली वो उस दुनिया को देख पाएंगे जिसको वो अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि आपने ये फिल्म बनाई है और आप तो दोनों के ही क्लोज रहे हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स आपके हैं, तो आप, मुझे लगता है, हम सब से ज़्यादा बेहतर समझते हैं एक विजुअली इनकेपेबल इंसान की दुनिया को। तो कुछ हमें बताइए, उनकी दुनिया की कुछ इंसाइट दीजिए। क्या वो किन चीज़ों में वो हेल्पलेस फील करते हैं, कैसा फील करते हैं वो? आई थिंक बहुत चैलेंजेस रहते हैं। अगर आप समझे कि मेजर चैलेंज रहते हैं, मैरिटल इश्यूज रहते हैं। क्योंकि अगर एक भी पर्सन ब्लाइंड है तो उनके साथ जनरली साइटेड लोग शादी नहीं करते हैं। जनरली ज़्यादातर, और जनरली का मतलब है 80% से ज़्यादा, है ना। तो मुझे बहुत ऐसे मैरिड कपल्स मिले जिनमें एक स्पाउस जो है वो साइटेड है और दूसरे ब्लाइंड है। जनरली वाइफ साइटेड है और मेन ब्लाइंड है, हस्बैंड ब्लाइंड है। मतलब ये जनरल मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। बहुत रेयर केसेस में मुझे बहुत रेयर मिला कि हस्बैंड साइटेड है और वाइफ ब्लाइंड है, बट उसमें भी मुझे केसेस मिले। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक्चुअली ये एक माहौल समाज का है कि जो एक बार डिसेबल्ड हो गया ना, वो हो गया या बाय बर्थ है,
तो वो पूरी फैमिली स्टिग्मा बन जाती है। उनके घर कोई आता जाता नहीं, उनको कोई बुलाता नहीं, हर बार पेरेंट्स को कोई केयर गिवर अरेंज करना पड़ता है घर से बाहर निकलने के लिए। एक लाइफ ही पूरी इंसर्कल कर जाती है, जैसे पूरे जीवन भर घर में एक बच्चा ही है। पर हमने अगर उनको थोड़ा सा एम्पावर किया, मतलब उनको नॉलेज दी, स्किल दी। आजकल ब्लाइंड जितने भी लोग हैं, वो अगर वो जैसे संस्थाएं हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अगर आप जाएँ तो उनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, कंप्यूटर चलाना आता है उनको, मोबाइल चलाना आता है। अगर आप इस फिल्म में देखेंगे, शिव भाई मोबाइल चला रहे हैं, एक्चुअली चला रहे हैं। एक बेसिक फीचर है, एंड्रॉयड और आईफोन में आता है, जो फ़ोन को एक्सेसिबल बना देता है ब्लाइंड पर्सन के लिए। फ्री सर्विस है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। टॉक बैक का फीचर होता है, टॉक बैक कहते हैं उसको। तो वो भी हमने भी सीखा ओवर द ईयर्स। ब्रेल सीखना, साइन लैंग्वेज। अगर आपको रास्ते में कोई भी व्यक्ति आ जाए जो सुनना नहीं आता जिसको, और इस वजह से उसको बोलना नहीं आता, तो वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करेगा? वो आपसे रास्ता ही पूछ लेगा, आप उसको कैसे बताओगे? इशारों से ही बताओगे। तो थोड़ा सा साइन लैंग्वेज की स्किल अगर हम थोड़ा सा सीख लें तो कम्युनिकेट करना बेटर हो जाएगा। और मैं सच्ची बताऊं, जो लोग ब्लाइंड हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सुपर शार्प हैं। हाँ, लेकिन जो आपने बात कही कि एम्पैथी, मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हम अभी बहुत लैक करते हैं उसमें। दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है खिलते चेहरे, तो व्हाट दे डू इज़ वो एजुकेशन और ये सब तो प्रोवाइड करते ही हैं जो इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको, बट वो उनके लिए ट्रैवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी की थी जहाँ उन्होंने जो लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको पेपर दिया और या पूछा जिस भी तरीके से कि आप बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि कोई समझ नहीं रहा है पर आप ये करना चाहते हो। ज़्यादातर सबने लिखा ट्रैवल, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो देख नहीं सकते, ये घूम के क्या करेंगे, तो वो कोई सोचता ही नहीं है कि शायद इनका भी मन हो कहीं घूमने का, तो वो उनके लिए ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे ही किसी ट्रिप पे मेरी उनसे बात हुई, साथ में गाइड भेजते होंगे ना? जी हाँ, तो कुछ इंटरेक्शन हुआ था, और जो उनकी स्टोरीज थी, मतलब मेरा दिल बिल्कुल दहल गया। लाइक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डस्टबिन में रख दिया क्योंकि वो किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुए हैं। किसी ने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में निकाल दिया क्योंकि उनको कुछ इस तरह की चीज़ हो गई। तो वो एक सेंसिटिविटी समाज में क्रिएट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग बहुत बहुत अच्छे थे, मतलब दे वर सच नाइस पीपल, वेरी इंटेलिजेंट। लाइक हो सकता है उन्हें उन चीज़ों के बारे में ना पता हो जिन चीज़ों के बारे में हमें पता है, पर ये भी हो सकता है ना कि जिन चीज़ों के बारे में उन्हें पता है वो हमें नहीं पता। तो वो एक इंक्लूसिव समाज बनाने में हम कहीं ना कहीं आई थिंक अभी भी लैक करते हैं। तो और इस वजह से रब्ती आवाज़ के लिए जब भी हमें स्कूल्स से स्क्रीनिंग्स के इनविटेशन आते हैं तो उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हम एक इम्प्रेशनेबल माइंडसेट को जा करके ये फिल्म दिखा रहे हैं। जब वो देख रहे हैं, क्योंकि आज आप देखें कि जो ब्लाइंड हैं और डिसेबल्ड हैं वो एक अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं। लाइक ब्लाइंड स्कूल्स आर सेपरेट, है ना, और नॉर्मल स्कूल्स आर सेपरेट। आप एक ब्लाइंड और एक नॉर्मल साइटेड पर्सन को इकट्ठे क्लासरूम में नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ब्रेल चाहिए, आपको पेन पेपर अलग से चाहिए, और वो बोर्ड पे लिखा पढ़ नहीं सकते। और आप टीचिंग, आपका लर्निंग वैसे चल रहा है, ऑडियो बेस्ड से ज़्यादा विजुअल बेस्ड चल रहा है। तो जब लर्निंग अलग अलग एनवायरनमेंट्स में हो रही है, पर कॉलेजेस लेवल में जा करके, यूनिवर्सिटी लेवल में जा करके, जॉब लेवल में जा करके बराबर आ रही हैं, तो ये दो दुनिया 18 वर्षों के बाद आकर के मिलती है। वो जो इनिशियल 18 ईयर्स का लर्निंग कर्व है वो एक्चुअली ग्रोथ कर्व है उनके पेरेंट्स का, वो ग्रोथ कर्व है उनकी फैमिलीज का, है ना। और वो ये सब लोग अपने अपने सर्कल में पैदा होते हैं। तो इसीलिए जितने लोग ब्लाइंड हैं उन सब के दोस्त ब्लाइंड तो है ही हैं, क्योंकि वो इकट्ठे क्लास में पढ़े 10-12 साल। तो फिर ऐसे इंक्लूसिविटी कैसे होगी? हाँ, सो इस वजह से हम अब देखिए, हम ब्लाइंड स्कूल में जितने भी लोग पढ़ते हैं या जितने भी लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जब वो फिल्में देखते हैं तो वो जनरल फिल्में देखते हैं। लेकिन जो लोग जनरल ऑडियंस है वो कभी भी ब्लाइंड लोगों पे बनी फिल्में या ब्लाइंड लोगों कैसे फिल्म देखते हैं वैसे फिल्म नहीं देखते। राइट। इसीलिए हमने इस फिल्म को ऑडियो डिस्क्रिप्शन में भी बनाया, और जहाँ पर भी प्रेफरेंस रही, इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में भी हमने ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाला प्रिंट चलाया, ताकि लोगों को महसूस हो कि जो लोग ब्लाइंड हैं वो फिल्म कैसे देखते हैं। बहुत जगहों में, बहुत संस्थाओं ने, इंस्टीट्यूशंस ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने वो प्रिंट डेलिबरेटली सीख किया,
कि वी वांट टू हैव अ डिस्कशन अराउंड ऑन दिस। इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की ट्रेनिंग हुई, जहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया से प्रोफेसर्स और टीचर्स आते हैं, तो उनके पास जो स्पेशल प्रिंट चलाया गया वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन वाला प्रिंट चला, ताकि दे एक्सपीरियंस इट कि हाउ अ ब्लाइंड पर्सन फील्स। और जब उनकी रिफ्लेक्शन ली गई, उनमें से 50 लोगों में से 15 लोगों का ये लिखा था कि देयर वॉज एडिशनल नरेशन इन द फिल्म विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट कम्स नेचुरल टू देम। अगर सामने एक गाड़ी है जो काले रंग की है, वो एक्साइटेड आदमी को शायद बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो एक ब्लाइंड है, जो ऐसे फिल्म देख रहे हैं, उनको कैसे मालूम आपने क्या रंग के कपड़े पहने, उनको बताना पड़ता है। सो जब लेटर व्हेन इट वाज रिवील्ड बाय द होस्ट of the training that this film is actually the version that we showed you is how the blind people watch the film, so their perspective of the whole research changed. They said now we get it. तो कभी कभार आपको दुनिया दूसरे के जूते पहन के, दूसरे का चश्मा लगाकर ही समझ में आती है। ऐसा हर फिल्म नहीं कर सकती, पर किसी एक फिल्म से तो ये प्रयास किया जा सकता है। तो मे बी दिस वॉज वन। जहां हो सके वहां तो हमें प्रयास करना हर जगह फोर्स नहीं करना चाहिए, पर जो चीज जिस तरीके से कहना डिजर्व करती है फिल्म, उसको उस तरीके से रख। इसलिए हमने तीनों फिल्म के वर्जन बनाए और उसको लिबरलाइज कर दिया कि आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस फॉर्मेट में देखना है। वी आर नॉट बाइंडिंग द फिल्म इन एनी विच वे। इफ यू आर हियरिंग इम्पेयर्ड तो नेचुरली यू विल वॉन्ट टू सी, बिकॉज आप डायलॉग्स तो सुन नहीं पाओगे, तो आपको साइन लैंग्वेज के साथ ही वो पिक्चर समझ में आएगी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप फिल्म को वो आप सबटाइटल तो कर ही रहे हैं, तो वो तो समझ ही लेंगे। मैंने कहा अगर ये मैं आपके लिए कर दूं, डायलॉग हटा दूं और सबटाइटल दिखाता रहूं 1.5 घंटा, तो आपको कैसा फील होगा? आपको एक्सप्रेशन, इमोशन अपनी भाषा में चाहिए, तो वो हमने उनको उनकी भाषा में दिया। एवरीबडी डिजर्व्स अटेंशन एंड वी वांटेड टू गिव एवरीबडी द ड्यू अटेंशन। That's great. तो हमारी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं कुछ स्टोरीज करती हूँ, कभी अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ स्टोरीज इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं कि उनको करने के बाद मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज्ड महसूस करती हूँ। क्या ये आपके साथ भी होता है? हाँ जी, अब तो काफ़ी पेशेंस है लाइफ में। अब चीज़ों को आप एक पेस के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ना स्लो ही आती हैं। थोड़ा सा इसने जो हमारी रनिंग अराउंड है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। थोड़ा सा कहते हैं कि मैच्योरिटी और आई है थॉट प्रोसेस में, थोड़ा सा कि कोई आने में थोड़ा समय ले रहा है, थोड़ा सा कुछ करने में समय ले रहा है, तो अब हम समझ पाते हैं कि एक लर्निंग कर्व है, एक एग्जीक्यूशन कर्व है जो एक स्पीड के साथ आता है, हर एक का बराबर नहीं है। तो ये चीज़ों में बहुत मतलब शायद एम्पैथेटिक ज़्यादा हो गए हैं चीज़ों को लेकर के। जी, तो इफ़ आई मे आस्क, आप कितने सालों से फिल्म बना रहे हैं? 2012 से, अभी हो गए होंगे 13 साल। तो आप 13 सालों से फिल्में बना रहे हैं। आप ऑब्वियसली इंडस्ट्री, जो मुझे बॉलीवुड कहना पसंद नहीं है, मुझे हिंदी सिनेमा कहना पसंद है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, भारतीय सिनेमा। तो क्या आपको लगता है कि जो कमर्शियल फिल्में बनती हैं उनमें इंक्लूसिविटी है, क्या आप कहेंगे, या इनफ किया जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा कमर्शियल, अगर सिनेमा को कमर्शियल टर्म्स में देखा जाए तो सिनेमा स्टार्टिंग से कमर्शियल था। सिनेमा को देखने के लिए बड़े पर्दे पे ही जाते थे, घर में टीवी नहीं होते थे, तो उस चीज़ को चलाने के लिए उसको कमर्शलाइज ही करना पड़ा टू पॉपुलराइज इट। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ अगर आप देखें, ऐसी बहुत फिल्में बनी जो टीवी पे आई, जो जागरूकता के लिए बनती थी और दूरदर्शन पे आती थी, तो उनको देखने के लिए दर्शकों को सिनेमा घर में नहीं जाना पड़ता था। जैसे कि जब लोगों ने रामायण और महाभारत देखी टीवी पे, तो उसके लिए पे नहीं किया, उसको देखा और उससे सीखे। उस दौर में जो हुआ है ना, जो दौर में जो टीवी की ग्रोथ रही, आज की डेट में वो दौर जो है वो इंटरनेट की आ चुकी हुई है, और उसमें भी फ्री मीडियम है, पेड मीडियम है। अगर आप देखें, जहां हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं सिनेमा की, तो जब सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा को पिज्ज़ा की तरह देखें तो आप उसमें न्यूट्रिशन नहीं, आप सिर्फ स्वाद ही ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप मीनिंग और कॉज ड्रिवन सिनेमा को देख रहे हैं तो उसमें आप न्यूट्रिशन भी ढूंढेंगे, आप उसमें एक पर्पस ढूंढेंगे। वो बात को उतना सॉन्ग एंड डांस की तरह नहीं कहेंगे, क्योंकि बात मुद्दे पे ध्यान रखा जाता है ना, लाइक जागरूकता पे ध्यान रखा जाता है।
तो अगर हम पूरे भारत में कमर्शियल सिनेमा की बात करें तो हर स्टेट में बन रहा है, लेकिन वो इक्वली पॉपुलर नहीं होता दूसरी स्टेट में, करेक्ट? क्योंकि फर्क पड़ जाता है भाषाओं का। अब तमिलनाडु की भाषा अलग है, कर्नाटका की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की अलग है, राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, हिमाचल की थोड़ी डिफरेंट है। इसके ऊपर आप गढ़वाल चले जाएं, उत्तराखंड अलग है, थोड़ा बिहार से नीचे बंगाल चले जाएं अलग है, असम चला जाएं अलग है, मणिपुर, मेघालय इधर अलग है, JNK अलग है। तो कल्चरल चेंज में बहुत डाइवर्सिटी है। हर थोड़ी देर में एक भाषा, कल्चर, कहानी, एक फोक टेल डिफरेंट है। तो इतना सारा कमर्शलाइज करना, क्योंकि हर सोसाइटी की अपनी अपनी सीमाएं भी होती हैं, उनकी प्रोटेक्टिवनेस भी होती है, तो हर चीज को खोलना उस लेवल पे इतना आसान नहीं रहता है। बिल्कुल। तो इस पूरे प्रोसेस में जहां सिनेमा क्योंकि एक एक्सपेंसिव मीडियम है और कॉस्ट और की वाइबिलिटी को मीट करने के लिए ज्यादातर निर्माता, मैं सबकी बात नहीं करना, ज्यादातर इस फियर में रिस्क नहीं इतना ले पाते। ठीक है। आपने कहा कि जैसे जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उनकी ऑब्वियसली एक लार्जर ऑडियंस होती है ना, या एक टारगेट ऑडियंस आप कहेंगे अलग होती है। टारगेट ऑडियंस कहेंगे, ठीक है। लार्ज की बात नहीं, अगर आप कहें कि ऐसी बहुत फिल्में हैं जो शायद सिनेमा हॉल में कभी भी नहीं आई बट उनको बहुत लोगों ने देखा है, तो लार्ज ऑडियंस तो उन फिल्मों की भी है। ये हम इस विषय में I think it is a decision that a director can make because I understand because I study human relations, so I really want to know somewhere without labeling things directly of but how I things don't happened. treat this whole situation like I'm a victim or something. नहीं like it's normal for me because I've seen you yeah you are doing very well because you are in clear control of what you're doing. So somewhere or the other, either of your parenting is to be credited in a silent way of not letting something that happened in their life affect you. Yeah. That is where, but we do carry certain strains of it. It inhibits us to take and I don't run from that. Of course it will be there. मतलब that's a certain thing because when I am writing certain characters, I do understand when I talk to people like in similar way, जैसे जब हम बात कर रहे थे कि कैसे when certain thing happened, then I see कि how the child developed after that, so that's a study that doesn't come through books or watching other people's movies. So our mother, I have a sibling also, my younger brother. She never let us hate our father, even if like we would say something that why she's is he a doing very this? Strong lady. She told us he's your father, he's done everything for you, he continues to do everything for you, and like you should have the utmost respect for him. He might not have been the perfect husband, but that is my thing to deal with, it's not yours. So she, but do they ever talk? They talk. And she's very different. I don't know how she pulled it, and she's very accepting of what his life is now. So it's okay, he grew apart, that's okay, at least he's honest about it. She's very different. Weird. Because now if you see the generation now, they tear another person apart. That's the difference. Very respectful. So that is what she didn't let us disrespect him ever. मैं पंडित जी को भी यही बोल रहा था अभी, मैं कहा जो एक जनरेशन है ना हमारे ऊपर की, हमारे मदर इन लॉ जैसे, मैं कहा वो एक अलग जनरेशन में है, वो एक अलग वे से चीज को डील करते हैं, एंड वही चीजें शायद हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम तक आई हैं और हम भी फिर उस तरीके से, बिकॉज टू ट्रैवल वाइडली अक्रॉस द कंट्री and go every place where you're invited, you're meeting, and जो आपने कहा ना parents are crying and we have emotional conversations, and I am not a healer, ultimately I am also learning, and that's adding somewhere in my subconscious when I deliver it through the next what I'm trying to do. That's why it's taken me time to mount the other emotions are beautiful, they are very unique. Every emotion is very unique. You cannot
categorize like this is the 200 kind of emotions. Like it's a very one-to-one thing. And the best part is that even though you cannot go through every emotion yourself, you can still feel it from other person's story if you are willing and open enough to talk. यही हर पेरेंट ने, हर टीचर ने हमारी फिल्म में देखी. That's amazing. उसमें कहीं ना कहीं उनको अपना अंश, अपने किए का अंश, अपने भुगते का अंश, किसी ना किसी चीज का उन्हें ट्रेट नजर आया. Either they taught such kind of people, either they taught Karan a person like Karan who became something and went into depression. Yes, they saw someone and something that they saw. The relatability is the selling point of the film. Amazing. So let's continue. ठीक है अब करेक्ट तो ओके तो हमने जैसे बात की इस फिल्म की एक्सेप्टेंस की, आपने बताया कि स्पेशली शिक्षक वर्ग से आपको बहुत समर्थन मिला, बहुत प्रोत्साहन मिला इस फिल्म को लेकर. क्या आपकी फिल्म फ्रेटर्निटी के आपके जो कंटेम्पररीज हैं, कलीग्स हैं जो इस फिल्म का पार्ट नहीं थे, उनसे आपको किस तरह का इस पर फीडबैक मिला? देखो, बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी है लेकिन बताया नहीं कि कैसी लगी है. पता नहीं क्यों. मतलब देखी तो है, आई एम अवेयर, क्योंकि घूम फिर के पता लग जाता है कि इन्फ्लुएंस की बात है, होते हैं बीच में कुछ लोग कि उन्होंने आपकी फिल्म देखी, वो आपको कॉल करेंगे, बट वो कॉल कभी आती नहीं है. तो ठीक है, नाउ एक्सेप्टेड है कि ठीक है, काफी लोगों ने देख ली है, बिकॉज एवरीबॉडी वांटेड टू सी कि क्या नया कर दी है या क्या पर्सपेक्टिव नया रखा है. तो अब कोई एक्चुअली अब वो शेयर करके बताने वाला टाइम मुझे लगता नहीं इतना रहा कि लोग, एवरीबॉडी वांट्स अ पब्लिक लाइक एंडोर्समेंट कि ट्वीट कर दो, शेयर कर दो, लिख दो मेरी फिल्म के बारे में, कमेंट लिख दो, रिव्यू लिख दो. तो वो थोड़ा सा हमने नहीं किया. हम चाहते थे कि जिसने करना है वो अपने आप से करे. वो एक दौर था कि जब फिल्में बगैर लोगों से कहलवाए बगैर भी चल सकती थी, और हम देखना चाहते हैं कि अगर वाकई में फिल्म पसंद आई तो क्या चलेगी कि नहीं चलेगी. ठीक है, तो फिल्म बनाते समय क्या कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा क्षण आया जब आपने खुद को स्टक पाया कि एक ऐसे डेडलॉक सा बन जाता है ना कभी कभी लाइफ में कि इसको कैसे नेविगेट करूं? जब हमने फिल्म लिखी ना तो उसमें बारिश नहीं लिखी. Okay. लेकिन जब फिल्म शुरू हुई ना तो बारिश बहुत पड़ी. सो नेविगेटिंग रेन, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि हम सारे सीन्स रेन, लेकिन फिल्म में ना बारिश ने अपना एक अलग किरदार निभाया है. तो व्हेन इट रेन तो हमें एक दिन शूट हॉल करना पड़ा, और उसके बाद सारा कुछ मैंने एक दिन में ही पूरा ही रिवर्क किया कि इफ इट्स गोइंग टू रेन फॉर द नेक्स्ट 20 days तो हम इसको बारिश में शूट करेंगे. तो उसके लिए पूरी क्रू को पूरा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ा. बहुत सारे सीन्स भी रिवर्क किए, क्योंकि बारिश एक ऐसी चीज़ है कि जब सीन शूट हो रहा है तो चल रही है, फिर रुक जाती है थोड़ी देर में, फिर होती है, फिर रुक जाती है. तो कहीं ना कहीं लोगों को ये ना फील हो, मतलब ड्यूरिंग द शूट की कंटिन्यूटी जर्क है, बट वो हमने होने नहीं दिया. तो हम जब भी बारिश होती थी हम शूटिंग करते थे. तो एक्चुअली वी वेटेड फॉर द रेन. सबसे अनप्लैंड कॉल टाइम रेन का ही था. जब बारिश होगी सीन को शुरू कर देंगे शूट करना, तो वेट करते थे. तो सबसे अनप्रेडिक्टेबल और स्पॉन्टेनियस डिसीजन ये रहा होगा आपका? यही रहा क्योंकि इसमें प्ले था. और कोई ऐसा सीन आपकी फिल्म में जो दर्शक ये इंटरव्यू देखने के बाद फिल्म देखेंगे या जिन्होंने देखी होगी जो आपके दिल के बहुत करीब है कि ये सीन देख के मुझे कुछ फील होता है? एक करण और उसके दोस्त अर्जुन का सीन है जो कि ऑफिस की बिल्डिंग के छत पे है. वो एक पेन पॉइंट है, एक वेंट पॉइंट है, जिसमें एक किरदार की सफोकेशन बाहर आ रही है, और वही एक पॉइंट है जिसके बाद फिल्म में और बदलाव आते हैं. वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. और शिव और करण की जो इंटरेक्शन रहती है रेडियो स्टेशन में, उसमें बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं. मतलब आई कैन नॉट पॉइंट वन, बिकॉज एक बार शिव जब रेडियो स्टेशन में आ जाते हैं और उसके बाद जो बातचीत होती है तो वो बहुत एक आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत लोगों ने कहा कि इसमें आप ले गए हो फिल्म को, क्योंकि शायद जो लोग अध्यात्म के साथ जुड़े थे उन्होंने उस फिल्म को वैसे देख लिया. तो मेरे लिए ये फिल्म के दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक
जो करण की जो लाइफ का जो ग्राफ चल रहा है और जो शिव के आने के बाद करण की लाइफ का ग्राफ चेंज होता है, तो अल्टीमेटली चेंज करण की लाइफ में ही आता है, लेकिन वो किस वजह से आता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो मतलब क्या ऐसा होता है कि आपने फिल्म जो बनाई है, ऑफ कोर्स उस आपके नजरिए से वो फिल्म इन्फ्लुएंस होगी ही होगी, क्योंकि यू आर मेकिंग इट, आपको पता है आप क्या दिखाना चाहते हो, लेकिन मैंने ऐसी बहुत फिल्में बनाई हैं जो मैंने थोड़ी बहुत बनाने के बाद रियलाइज किया कि दिस विल हैड नो मीनिंग, सो आई जस्ट बिन देम। आई विल नेवर शो एनी ऑफ माय वर्क व्हिच इज नॉट आई, अगर वो मेरे ही स्टैंडर्ड्स तक नहीं आ पा रहा तो मुझे लगता है कि मे बी माई स्टैंडर्ड्स इन वॉचिंग फिल्म्स और मे बी मेकिंग फिल्म्स आर नॉट मे बी द ग्रेटेस्ट, बट दे आर एट सम लेवल ऑफ सेंसिटिविटी। हाँ, नो, माय क्वेश्चन वाज बेसिकली कि क्या मे बी आपने एक सीन को किसी और तरह से इमेजिन किया हो और बनाया हो, लेकिन वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परसीव कर लिया। दिस वाज व्हाट आई वाज। इस फिल्म में जो सबसे बड़ा सरप्राइजर था वो 3 किरदारों का बहुत मेजर रहा। एक तो हरविंदर सिंह शैंटी का। हरविंदर सिंह बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, उनको बिस्मिल्लाह खान अवार्ड भी मिला, और इस फिल्म में वो हरविंदर सिंह शैंटी के रूप में ही आते हैं। और वो टैक्सी ड्राइवर का रोल करते हैं, और वो उनकी परफॉर्मेंस शायद हमारी राइटिंग से 5 गुना ऊपर ही थी। मतलब उससे बेटर कास्टिंग उस रोल के लिए हो ही नहीं सकती थी। उसके अलावा जो बॉस का रोल प्ले किया मोहित ने, मतलब मोहित इज ऑल्सो एन एलुमनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मतलब वो जब आए और बॉस का रोल जो उन्होंने प्ले किया है, मैं उनके अलावा और कोई बॉस, मतलब शायद ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने जिनको ये स्क्रिप्ट सुनाई उन्होंने हाँ कर दी। मेरे को कभी किसी रोल के लिए टचवुड दूसरे कलाकार के पास जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इन सब लोगों को पिछले 10-12 वर्षों से देखा है, इनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, इनसे जाके मिला, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। तो जब इस फिल्म को माउंट करना था तो किरदार लिखने के साथ साथ मेरे माइंड में था कि मैंने इस रोल के लिए किससे बात करना है। मैं उनके पास गया, उन्होंने हाँ कर दी, और राइटिंग को ऊपर ले गए अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि राइटिंग में डायलॉग्स लिखने हैं, राइटिंग में मूड है, मूवमेंट्स हैं, जैसे उनको मैंने बताना है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उनके हाथ में है। वो क्या लिंग्विस्टिक स्लैंग बोल देंगे, उस जोक को कैसे बोलेंगे या उस इमोशन को कैसे देंगे, वो उनके हाथ में। जगदीप सिंह लांबा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी मेरे हिसाब से। वो पिक्चर को, वो ओवर द टॉप, उनका कैरेक्टर ओवर द टॉप है और उन्होंने ओवर द टॉप को और ओवर कर दिया। बस बियॉन्ड दैट इट वुड हैव गॉन रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन करेक्ट प्ले कर गए। सो वो अपनी परफॉर्मेंस का ग्राफ कंट्रोल करना एक बहुत कैलकुलेटेड रहता है। वरुण नारंग ने रोल प्ले किया अर्जुन का, जो कि करण के दोस्त बनते हैं, और उन्होंने एक्चुअली में एक दोस्त जैसा होता है ना, कि वो आपके ऑफिस में एक लौता आपका दोस्त है जो आपकी हर अच्छी बुरी चीज को समझता है, आपके डाउन टाइम को समझता है, एंड ही विल वॉक अप टू यू और आपके कंधे पे हाथ रख के बोलेगा, यार टेंशन क्या है, लाइफ है ना, कुछ और कर लेंगे, जी लेंगे। दोस्त ऐसे होने चाहिए, लेकिन वो आपकी टांग भी बहुत खींचते हैं, आपकी खिल्ली भी बहुत उड़ाते हैं। तो ये वो वैसा ही दोस्त लिखा हमने, जो ऐसा रिलेटेबल दोस्त होता है। तो इस फिल्म को पसंद होने के लिए जो ज्यादातर लोग, शिक्षक, पेरेंट्स, फैमिली, बच्चे, हर लोगों ने देखी, इसमें इस फिल्म के हर एक किरदार में उन्होंने किसी ना किसी का अंश जरूर देखा है, अपना या अपने किसी दोस्त का या अपने किसी स्टूडेंट का, अपने किसी फ्रेंड का, अपने भाई का, बहन का, कहीं ना कहीं रोल उन्होंने देखा है, और मे बी दैट वर्क्ड। आई एम श्योर दैट वर्क्ड। सो एक बहुत ही घिसा पिटा क्लीशे सवाल है जो मुझे पसंद भी नहीं है कि आपका रोल मॉडल कौन है, और मैंने ये ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है सबका रोल मॉडल हो। जैसे फॉर मी इन माई लाइफ, मैं किसी एक इंसान को अपना रोल मॉडल नहीं बना सकती, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें, और ऐसा भी नहीं है कि वो रोल मॉडल बन जाता है, उसकी कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाती है, ऐसा होता है। पर उसके ऑपोजिट आइडिया के भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी का रोल मॉडल हो भी सकता है। आई वांट टू आस्क यू, क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई एक फिगर एक नहीं है? फिर वो ये बात है कि एक नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे मदर का रहा है, तो क्योंकि वो आपको तब से जानते हैं ना जब से आप कुछ नहीं हैं, ठीक है। सेकेंडली रोल मॉडल तो नहीं, मेरे जो कंपेनियन है, जो मेरे वाइफ हैं, आई थिंक शी हैज अंडरस्टूड मी द बेस्ट, सो दैट स्ट्रेंथन्स मी
दैट कंप्लीट्स मी कि टू मूव फॉरवर्ड। बाकी मैंने हर एक दौर में हर एक निर्माता की फिल्म देखी है, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर है जिस वजह से उनके काम को सराहना मिली है, एंड दैट हैज बीन माय लर्निंग कर्व आल्सो। तो आई हैव लर्नड बाय एक्सपीरियंसेस। ओके जी। तो कैसे निर्देशन करना फिल्मों का और डायरेक्टर बनना, ये कैसे हुआ लाइफ में? ये 2012 में ना मैं बैंगलोर था और अपनी इंटर्नशिप, नहीं 2011 में इंटर्नशिप कर रहा था वहाँ पे। तो एंड दैट वाज इन कंप्यूटर साइंसेस। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी फोटोज़ वगैरह खींची और वगैरह ले करके बैंगलोर एक नए कल्चर को मैं जी रहा था 6 महीने तक। और जब वापस आया तो मेरी ड्राइव, मेरा कार्ड सारा ख़राब हो चुका हुआ था। सो मुझे ऐसा लगा कि यादों को अगर हम आगे लेके जाएं तो मैं उनको कैसे, मैं नहीं बचा पाया। और अगर मैं किसी और कल्चर को यहाँ लेके आया हूँ अपने घर पे, तो सिवाय फोटोज़ के वहाँ की बोली, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ आम लोग कैसे चलते हैं, वहाँ कैसे खाते हैं, ये चीज़ें कल्चर को एक्सपीरियंस करने का जो जरिया था वो मैं खो चुका था, वो मेरा ख़त्म हो चुका था। तब मैंने सोचा कि मुझे कैमरा उठाने की ज़रूरत है और मुझे कहानी को कहने के लिए बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उसका कारण मुझे यादों को बचाना लगा, टू सेव द मेमोरीज। क्योंकि आज जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं ना और कुछ अंश छोड़ के जाते हैं, तो अपनी सोच का और अपने किरदार का अंश उसमें छोड़ के जाते ही जाते हैं। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। 2011 से मैं जब लौटा, 2012 में मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई और वो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में उसकी ऑफिशियल सिलेक्शन हो गई। अगर वो ऑफिशियल सिलेक्शन ना हुई होती ना, तो मुझे मेरे काम की वैलिडेशन ना फील होती। मुझे लगता कि मैंने जस्ट एज अ हॉबी इस चीज़ को ट्राई कर लिया है। और जब वो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल से ऑस्ट्रेलिया से चिट्ठी आ गई कि और फिल्म हैज़ बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहा। तो उसके बाद से फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई करता रहा कि यहाँ काम करें, वहाँ काम करें, ऐसे करें, वैसे करें, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। तो क्या अगर आप डायरेक्टर नहीं बनते तो क्या आप इंजीनियर होते? नहीं, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। मैं प्लान ए के साथ ही चला हूँ। आप कंप्यूटर साइंसेस में इंटर्नशिप कर रहे थे? नहीं, तो मेरी डिग्री रही कंप्यूटर साइंसेस में। फिर मैंने आगे जाके एमबीए भी मेरी कंप्लीट की। बट साथ साथ मैंने अगर आप देखेंगे कि मैंने फिल्मों की तरफ, फिर मेरी दिन की 2-2 फिल्में मैंने देखनी शुरू की। फिल्मों में जो लोग काम करते थे उनके साथ मिलना जुलना शुरू किया। बहुत जगह पे एज एन अप्रेंटिस कोशिश की काम करूं, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करूं। फिर मैंने किया भी, अल्टीमेटली पंजाबी फिल्मों में काम किया, फिर हिंदी फिल्मों में काम किया, फिर एसोसिएट डायरेक्टर लेवल तक गया मैं। एसोसिएट डायरेक्टर, टीवी शो डायरेक्ट करने के बाद फिर मैंने शो एज अ डायरेक्टर भी किए मैंने 2। कभी एक्टिंग का नहीं बना? नहीं, कभी नहीं। मेरा प्रोसेस क्रिएशन में ज़्यादा रहा, रादर देन प्लेइंग वन रोल इन द होल थिंग। आई वांटेड टू क्रिएट अ गेम प्ले फॉर एवरीबडी। सो आई थिंक वो मेरे स्ट्रैटेजी, बिकॉज डायरेक्टर बनने में स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व है, अलग लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, बैलेंसिंग दी एक्ट इन्वॉल्व है कि किस एक्टर का कितना % रोल है। एक ही किरदार में समा के नहीं रहना चाहता था। तो मेरा कभी इंटरेस्ट गया भी नहीं, मैंने आज तक भी नहीं सोचा। मतलब बहुत बार मुझे पूछते हैं, बट इट नेवर अकर्ड टू मी। पर कोई मैं मजाक में कह देता हूँ कि कोई मेरा दोस्त फिल्म बना रहा है, अगर उसे लगता है कि आई कैन डू अ रोल, आई विल डू इट, बट आई डू इट फॉर अ फ्रेंड। ओके, हाँ, यू डोंट हैव एनी डिजायर ऑफ दैट? नो, आई वांट। इसीलिए ज्यादातर मैंने अपनी फिल्मों में डेब्यूटेंट्स को लिए। ओके। नेवर एवर, बहुत कम हुआ है कि मैंने जितनी भी फिल्में की हैं उसमें मैंने नए लोगों को ही लॉन्च किए। ऑलराइट जी, ताकि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर न्यू। हाँ, जो मेहनत, जो एफर्ट, जो ज़ील डेब्यूटेंट में होती है, बिकॉज यू आर गिविंग एवरीथिंग, वो पर नए लोगों पे हर कोई चांस भी नहीं लेता है, जबकि हर कोई कभी नया था। यही सोच के ले लेता हूँ कि एक टाइम मैंने आई डोंट वांट टू फील कि कहीं पहुंच गए हैं। मेरे को हमेशा लगता है कि मैं नया हूँ, अभी मुझे कुछ सीखना है, कुछ बनाना है, एंड आई कीप डूइंग इट थ्रू एवरी फिल्म। एक मैसेज अगर आप देना चाहें आपके व्यूअर्स को या जो लोग आपको पसंद करते हैं? वॉच रब दी आवाज। रब दी आवाज देखें, मेरी फिल्म एडमिटेड देखें, जुबान देखें, द लास्ट डेट देखें। ये बहुत सारी फिल्में हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और मुझे लगता है कि आपको
जो नई किस्म की फिल्में हैं, मतलब जो लगता है कि जो आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं है, उनको भी आपको चांस देना चाहिए अगर वो आपको देखने को मिल रही हैं। और सिनेमा एक बहुत वास्ट मीडियम है, मतलब कि मुझे लगता है कि हर स्टेट में बन रहा है, हर स्टेट में लोग कोशिश कर रहे हैं, हर कंट्री में लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा उनको। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब तक ये सिनेमा किसी ना किसी चैनल पे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल रहा है, आप इसको देखें, क्योंकि वो दौर निकल जाएगा। और उस दौर, क्योंकि दौर तो निकल जाएगा, लेकिन उस दौर में से जो लोग आगे निकल जाएंगे वो ही आगे जाके कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और इस देश में मुझे लगता है कि सिनेमा की सॉफ्ट पावर को लोग अभी तक नहीं समझे। सिनेमा में वो पोटेंशियल है जिसको हम, जितनी भी हमारे भारत में स्क्रीनिंग्स होती है उसमें जाकर के कहते हैं सिनेमा ही एकमात्र ऐसा मीडियम है जो एक इलिटरेट, एक अनपढ़ को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं है, उसको आपने एक्सपीरियंस करना है, देखना है, सुनना है। अगर आप में उतनी काबिलियत है, और हमारी आने वाली फिल्में और बनी हुई फिल्मों में अगर वो भी, अगर आप में भगवान ने आपको क्षमता नहीं दी है सुनने और देखने की, तो हम तो वो भी पूरी कर देंगे, उसको एक्सेसिबल बना देंगे ताकि आप तक सिनेमा पहुंचे। अगर आपको अपनी बनाई फिल्मों में से कोई एक फिल्म कहना हो कि ये फिल्म मतलब सबसे ऊपर है मेरे लिए, रब दी आवाज़ है। अभी रब दी आवाज़ है और एडमिटेड, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तो एक्चुअली दोनों अलग वही हैं। जैसे आपने रोल मॉडल्स की बात की, तो वो दो अलग, क्योंकि मैंने कोई भी फिल्म दूसरे मतलब सेम जॉनर की दोबारा बनाई नहीं है। तो एक बार इफ आई मेड अ जॉनर, आई विल चेंज इट, आई विल नॉट मेक इट सिमिलर। तो एडमिटेड बहुत ऊपर रही फिल्म क्योंकि उसे नेशनल अवार्ड मिला, और रब दी आवाज़ जिसको बहुत लोकप्रियता मिली। एडमिटेड को नेशनल अवार्ड मिला लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाए। एडमिटेड से 50-100 गुना ज़्यादा लोगों ने रब दी आवाज़ को देखा है। कोई ऐसे डायरेक्टर मेन स्ट्रीम जो आपको, जिनका आपको काम बहुत सबसे ज़्यादा पसंद? एक्चुअली मुझे ग्रैंडर से ज़्यादा सेंसिबिलिटी पसंद है। आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे अच्छी री इन्वेंशन अगर किसी ने की है अपने करियर में, वो अनुभव सिन्हा ने की है, क्योंकि जो उन्होंने मुल्क और उसके बाद से जो फिल्में बनाई हैं, जो रियल सोसाइटल इश्यूज को टच किया, आर्टिकल 15 बनाई, फिर उन्होंने अभी कंधार के ऊपर जो उन्होंने सीरीज बनाई और भीड़ जैसी फिल्म बनाई, तो वो चीज़ें थी जो एक्चुअली में मुझे लग रहा था कि शायद भारत में नहीं बन रहे इतने टाइम से। तो मुझे ऑन द होल ग्राफ अनुभव सिन्हा से बेहतर ग्राफ किसी का नहीं लगा। मतलब इफ आई लुक बियॉन्ड माई सेल्फ, देन आई थिंक ही इज अ वेरी सेंसिबल फिल्ममेकर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आई विश अगर कभी मेरे शुरुआती दिन होते तो कभी मैंने उनके साथ काम किया होता, पर जिस दौर में मेरे शुरुआती दिन थे और वो जैसी फिल्में बना रहे थे, तो वैसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी वैसी नहीं थी कि मुझे लगा कि ऐसी कोई फिल्म उनकी भी आ रही है जिस पे हम कभी साथ बैठ के काम कर सकते हैं। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इट हैज़ बीन अ प्लेजर। हम दिल से ये चाहेंगे कि सभी लोग रब दी आवाज़ देखें, और ये फिल्म बहुत ऑलरेडी बहुत बड़ी फिल्म है ये, और बहुत बड़ी हो जाए जी। तो हम व्यूअर्स से भी लास्ट में यही कहेंगे कि रब दी आवाज़ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक दर्पण है, एक आईना है जिसे आप सिर्फ देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं। और निर्देशक ओजस्वी शर्मा जी का भी हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस फिल्म को वो महत्व दिया, मतलब इस टॉपिक को वो इम्पोर्टेंस दी जो इसे दी जानी चाहिए थी। और काश आप इस तरह की फिल्में और बनाते रहें आगे भी। थैंक यू।